घटना के बारे में आप क्या कहेंगे सर? आपका सुनना है। इंद्रेश द्विवेदी। सर ये घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? ये घटना बहुत हृदय विदारक है। इसके बारे में क्या कह सकते हैं? आप देख रहे हो कि हमारे तमाम सेना से और पुलिस से, इंटेलिजेंस से सभी लोग लगे हुए हैं और इसकी गहन जांच में लगे हुए हैं। लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है जिसने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि पिछले, अगर मैं बात करूं तो लगभग 11-12 सालों में दिल्ली के अंदर में कोई इस प्रकार का धमाका नहीं हुआ था। लेकिन ये इतना एक बड़ा आतंकी हमला है, एक धमाका है कि ये कहीं ना कहीं हमें चेताने के लिए आया है कि हम तो नहीं सुधरेंगे, तुम कितना भी वो कर लो। और ये उन हिंदुओं की आंख खोलने के लिए हुआ है जो हमेशा कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। मैं चीख चीख कर चिल्लाता आया हूँ कि जहाँ पर भी देखिए, न सिर्फ भारत में ही, दुनिया भर में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो आतंकवादी एक ही क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मेरा सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? इसका तमाम वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी मजहब का नहीं होता है। इसका पूरा जिम्मेदार वो है जो हर बार हर चीज़ को इलेक्शन से जोड़कर देखता है, जो हर बार आंख मूंद लेता है, जो सच्चाई को दरकिनार करके हमेशा फेक प्रोपेगेंडा चलाता है। इसका जिम्मेदार वो है, और कौन है? सर ये गाड़ी 3 बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आई, यूपी, हरियाणा और दिल्ली के मेन हट पे ये गाड़ी आई। पूरी 3 बॉर्डर क्रॉस करने के बाद किसी ने उस गाड़ी को ये नहीं देखा इसके अंदर इतना आरडीएक्स है। हाँ, मैं इस पे बोलना चाहूँगा पत्रकार महोदय, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ जितना आप कोशिश कर रहे हैं उसका मैं अब आपको एक्चुअल जवाब दूंगा, इसको काटिएगा मत। मेरे देश के इंटेलिजेंस ने 2900 केजी आरडीएक्स बरामद किया, 350 फरीदाबाद से किया और बाकी वो किया 2900 केजी आरडीएक्स बरामद किया, AK-47 बरामद की। यहाँ से लेके गुजरात तक में इंटेलिजेंस एक्टिव होने की वजह से आतंकवादी पकड़े गए। 4 डॉक्टर हैं वो लोग, लेकिन उसको दरकिनार कर हम लोग एक बात पर अड़े हुए हैं कि वो गाड़ी 3 जगह से बॉर्डर से आ गई, 3 जगह से बॉर्डर से आ गई, समझ गए? मैं यही तो बोलना चाहता हूँ, लेफ्टिस्टों का यही एक फेक प्रोपेगेंडा होता है कि बारीकी को पकड़े, सिर्फ एक छोटी सी कमी को पकड़े। आप कभी अप्रिशिएट नहीं करते कि 2900 केजी आरडीएक्स पकड़ा गया है। आप कभी अप्रिशिएट नहीं करते कि पुलवामा से लेकर, गुजरात से लेकर सहारनपुर तक में, फरीदाबाद तक में गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर आप सोच कर देखिए कि अगर ये 2900 केजी आरडीएक्स नहीं पकड़ा जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता। देश में कितने लोग जगह कहाँ हो सकता था, कहाँ हो सकता था। तो ये जरूर है कि देखो, चूक होती है, इंटेलिजेंस में भी तो इंसानी है ना, आप भी तो इंसानी हो, मैं भी इंसानी हूँ ना। सब इंसान। हम हर जगह नजर रख रहे हैं, लेकिन कहीं अब अगर आप 10 जगह नजर रख रहे हो और कहीं 11वीं जगह पर एक घटना हो जाती है तो उसको इंटेलिजेंस का फेलियर कह देना, ये कहीं ना कहीं आपकी गद्दारी है। उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि आप अब आए हो, अपनी वीडियो बनाकर चले जाओगे, मैं आया हूँ, मैं अपनी बातें बोलकर चला जाऊंगा। जो लोग मर गए उनका परिवार तड़प रहा होगा, सुनिएगा, जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। और यहाँ पर आप घुमा कर देखिएगा, पुलिस के भाई, ये मेरे सेना के भाई यहाँ कल लगभग 25 घंटे से यहाँ पर डटे हुए हैं, इनका भी परिवार है। और ये उस टाइम पे डटे हुए थे जब धमाके हो रहे थे, जब आग जल रही थी। हमारे दमकल विभाग के लोग उस आग को बुझाने पे काबू, क्या पता उस टाइम पे और 1-2 धमाका हो जाता, कोई उसमें भी हताहत हो जाता। लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों के लिए करते हैं। और हम आते हैं और 2 मिनट के अंदर में दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा देंगे, 2 मिनट में इंटेलिजेंस पे सवाल उठा देंगे। नहीं, अगर आप इतने सवाल करने वाले हो तो फिर एक प्रश्न मेरा भी है कि एज ए सिविलियन, भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्या आपकी जिम्मेदारियां नहीं है? पूरे देश की जिम्मेदारी है। क्या एग्जैक्टली मैं बोलना चाहता हूं, पूरे देश की जिम्मेदारी है। आप उन लोगों के ऊपर कब प्रश्न करोगे जो लोग अपने घरों के अंदर में आरडीएक्स छुपा कर बैठे हुए हैं? आप जिन्होंने पनाह कर रखा है, घर में पनाह रखा है। आप कहते हो कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया? मैं बता तो रहा हूं, चलो पुलवामा से तो बॉर्डर पार से तो आ ही नहीं सकता था, अब तो समझ में आ गया ना। अमोनिया नाइट्रेट इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में अनपढ़ आदमी नहीं है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है और वो चारों डॉक्टर हैं। देखो, मतलब हमें, हमारी देश की जनता का विश्वास उठेगा कि हम जिस भगवान का रूप मान रहे हैं और वो लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, 5 उंगली बराबर। मैं वही बता रहा हूँ, तो डॉक्टर सच में भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन ये तो फियादीन है ना, जो अपने आप को फटकर बांधकर फट जाते हैं। इनको 72 हुरे चाहिए भाई साहब, इनके मौलाना सिखा रहे हैं, इनको कोई और थोड़ी सिखा रहा है, वो मदरसों में ज्ञान दिया जा रहा है। मैं आज आपको चैलेंज के साथ में कह देता हूँ, देश भर के मदरसों के अंदर में एक साथ सर्च ऑपरेशन चला दो, एक साथ
आपको इतना ज़्यादा असला मिल जाएगा जो देश को जलाने के लिए काफ़ी होगा। और अगर ऐसा झूठ निकल जाए तो आप बता देना, एक साथ सर्च ऑपरेशन चला दो पूरे देश के मदरसों पर, लिख कर देता हूँ आपको, चलना लिख कर चाहिए, देता हूँ, बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल सब लोग, हम देश की जनता भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि सर्च ऑपरेशन होना चाहिए। देश की जनता ही तो नहीं चाह रही है ना, यही तो वो जो सोए हुए लोग हैं, जो शिकारी को देखकर अपनी आंख बंद कर कर बैठे हुए हैं। मैं बताता हूं आपको, उन लोगों के लिए एक बात बोल देता हूं, जो लोग आज भी इस आतंकी हमले के बाद भी इसे जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं ना, तो एक बात बता दूं, आतंकवादी जब हमला करने आता है और जब वो बम फोड़ता है तो वहां पर वो ये नहीं देखता कि यहाँ हिंदू मरेगा या मुसलमान मरेगा। ये याद रखना, मासूम मारे जाते हैं, इस बात को याद रखना। और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बचपन में सुना था, आज भी याद है जेहन में, और कभी नहीं निकलता है। क्या देश जल रहा था, मैं चुप था कि मेरा राज्य थोड़ा ही है। आग राज्य तक पहुंची, मैं तब भी चुप था, मेरा जिला थोड़ा ही है। आग जिले तक पहुंची, मैं तब भी चुप था कि मेरा शहर थोड़ा ही है। आग मेरे मोहल्ले तक पहुंची, मैं तब भी चुप था कि मेरी गली थोड़ी ही है। आग मेरी गली तक पहुंची, मैं तब भी चुप था कि मेरे पड़ोसी का मकान थोड़ी है। आग मेरे पड़ोसी को जला रही थी, मैं तब भी चुप था कि मेरा मकान तो नहीं है। और जब आग मेरे मकान को जला रही थी तो कोई बचा नहीं था। इसलिए बोल रहा हूँ, आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर एक सुर में बात करनी पड़ेगी। हम जब तक ये कहते रहेंगे ना कि नहीं नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, जब तक हम इन लोगों को छूट देते रहेंगे, जब तक ट्विटर के अंदर पे वसीम अकरम त्यागी जैसे, काबिज अजीज जैसे लोग, दोगले लोग रहेंगे और वो अपना एजेंडा सेट करते रहेंगे, तब तक देश के अंदर में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आप सोच कर देखिए ना, आप आज एक्स पर देखिए पोस्टें, मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं लोग। मतलब यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोगों ने जान गंवाई है, उनके चिथड़े उड़ गए, लोगों के परिवार के बच्चे। लेकिन नरगिस बानो नाम का ट्विटर अकाउंट है, वो क्या दिखाती है, अरे इसमें मुस्लिम भी मरे हैं। अरे भैया, हिंदू मुसलमान तू बाद में कर लियो, हम नहीं कर रहे हैं। पहले ये बोल कि वहां पर इंसान मर गए, इंसान मरा है, इंसान मर गए। लेकिन नहीं, वो इंगित कराते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान भी मरा है। सेम वही पैटर्न चल रहा है। जब पहलगाम में अटैक हुआ, इनको 27 मौतें नजर नहीं आई, लेकिन एक मुसलमान की मौत नजर आई, और एक मुसलमान को इन लोगों ने बहुत ज्यादा हाईलाइटेड किया। लेकिन इनको बार बार मरने वाला तो मुसलमान नजर आता है, इनको पीड़ित मुसलमान तो नजर आता है, लेकिन जब वही मुसलमान आतंकवादी गतिविधि में होता है तब इनको कहते हैं कि उसका कोई धर्म नहीं है, तब वो कह देते हैं उसका कोई धर्म नहीं है। ये दोगलापन है साहब, इस दोगलेपन से मुझे आपत्ति है। अभी देखो, माँ बाप किसी का नहीं चाहता कि मेरा बेटा बदमाश बने, माँ बापों को नहीं पता और उनसे जांच हो रही, लेकिन देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी तक उसकी कड़ियाँ पूरी प्रॉपर जहाँ से आरडीएक्स आ रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था, कौन लोग थे और इसमें पर सेल होंगे, किस घर के अंदर में इन्होंने उसको छुपा रखा होगा ना, पता नहीं है। समझ गए? शाहीबाग में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था ना, आज भी मेरे देश के सो कॉल्ड विपक्षी बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बता देते हैं। मोहनचंद शर्मा जी को गलत बता देते हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी उस बाटला हाउस एनकाउंटर के अंदर में। पता नहीं आप पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, बाटला हाउस एनकाउंटर तो पढ़ा होगा, सुना होगा। बाटला हाउस एनकाउंटर में हमारे एक वीर एसआई मोहनचंद शर्मा जी ने अपनी शहादत तक दी थी, लेकिन तब भी लोग उनको गलत बता देते हैं और उनको पीड़ित बताया जाता है। आतंकवादियों को बचाने वाले लोग हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, आप सोशल मीडिया चलाते हैं ना, आप इंस्टा पर जाइए, आप एक्स पर जाइए, ट्विटर पे, और आप देखिए कि जितने भी ये लिबरल हैं, जितने भी ये वामपंथी हैं, जितने भी ये विपक्षी हैं, ये क्या नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख कर देखिए, इस चीज़ को ये लोग बिहार इलेक्शन से जोड़ कर देख रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लोग सेल्फ गोल भी खुद ही कर लेते हैं। बिहार में चुनाव है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि इनके वोटरों का नाम काट दिया गया था बिहार के अंदर में और वोट चोरी हो रही है। दूसरा ये आरोप लगाते हैं ईवीएम हैक है। जब सरकार हर तरीके से, तीसरा ये आरोप लगाते हैं कि ये चुनाव आयोग खुद बिका हुआ है और सारी एजेंसियां बिकी हुई हैं। जब सब कुछ बिका हुआ ही है, सब कुछ बिका हुआ है और हर तरीके से एनडीए जीत रही है, तो उसको ये हमला कराने की जरूरत क्या है? अगर उनके तर्क को मैं देखूं, फिर तो मैं ये बोलूंगा कि ये वो लोग करा रहे हैं जो पिछले 12-13 सालों से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन हम वो घटिया राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हम ये ब्लेम उन पे नहीं दे रहे हैं, हम क्लियर ये बोल रहे हैं कि भैया जो दोषी है उसको पकड़ो और उसको डालो, और जो इसमें शामिल है उसको खुलकर बोलो। ये मत डरो कि नहीं नहीं मैं फलाने का नाम नहीं लूंगा, मैं ढिमाके का नाम नहीं लूंगा, जो उसमें शामिल है उसका नाम लो भाई। क्यों डर लग रहा है आपको? बिल्कुल, सच को सच बोलने से डर जाओगे तो जीते जी मर जाओगे।